Hello my dear students, today we learn about twins. आज हम लोग जुड़वा बच्चे अर्थात जिन्हें यमज भी कहा जाता है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। मनुष्य सहित सभी जीवधारियों में अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह ही जीवधारियों का लक्षण है। मनुष्य प्रकृति का सबसे चेतनशील सामाजिक प्राणी है। यह परिवार बना करके रहता है और अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने कि इसमें अर्थात अपने जैसे जीवों को समाज में उत्पन्न करने की मनुष्य में जो यह क्षमता होती है उसे फर्टिलिटी कहा जाता है, उर्वरता कहा जाता है। परंतु मानव समाज में 2 से 10% ऐसे मानव दंपति होते हैं जिनमें अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो पाती है, और ऐसे कपल्स को जिसमें अपनी जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आ पाती है उनको स्टेराइल कपल्स कहा जाता है, और उनकी इस अक्षमता को स्टेरिलिटी कहा जाता है। मानव समाज में स्टेरिलिटी 40% स्त्रियों की अक्षमता के कारण और 40% पुरुषों में अक्षमता के कारण उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आ पाती है। शेष 20% नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री दोनों में अक्षमताओं के कारण उसमें स्टेरिलिटी हो सकती है। परंतु मनुष्य में जो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, यह मनुष्य ही नहीं अन्य जीवों में भी होती है, और पौधों में भी यह क्षमता होती है कि वह अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करें। मनुष्य में या किसी भी जीव में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसकी फर्टिलिटी कहलाती है, और यह संतान उत्पन्न करना मात्र इसलिए होता है किसी जीव में कि वह अपने आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सके, यानी उसके आनुवंशिक लक्षणों का लोप न हो। इसीलिए प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है। आइए हम लोग जाने मनुष्य के संबंध में। तो मनुष्य में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, अर्थात बाहर से ही आप देख करके जान जाते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। इस तरह की क्षमताएं अनेक जंतुओं में भी होती हैं। जैसे गौरैया में आप देख करके जान जाते हैं कि ये कौन गौरैया नर है कौन मादा है। जो मादा गौरैया होती है ये छोटी होती है, उसका उदर भाग हल्का पीला होता है, और जो पृष्ठ भाग है उस पर पंखों का कलर गहरा नहीं होता है। लेकिन जो नर गौरैया होता है उसके पृष्ठ भाग पर गहरे कलर के पंख पर होते हैं, और उसकी जो आँखें होती हैं इन आँखों के पीछे काला धब्बा होता है। आकार भी नर का मादा की अपेक्षा बड़ा होता है। इसी प्रकार से अन्य जंतुओं में भी जैसे गाय भैंस बकरियों शेर कुत्ता बिल्ली हाथी खरगोश चूहा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, और मनुष्य में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही उसकी बता देती है कि किसमें नर जैसे लक्षण हैं और किसमें मादा जैसे लक्षण है। तो और उनमें सेक्स ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। नर में जो जननांग पाए जाते हैं उन्हें नर जननांग कहा जाता है। मादा में जो जनन अंग पाए जाते हैं उसको मादा जननांग कहते हैं। नर में प्रमुख जननांग यानी प्रमुख नर जननांग वृषण होता है।
टेस्टिस होता है और टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्पर्म्स अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसमें जो शुक्राणु बनते हैं वह दो तरह के बनते हैं, एक X क्रोमोसोम युक्त और दूसरे Y लिंग क्रोमोसोम युक्त। मादा में प्रमुख मादा जननांग अंडाशय होता है और अंडाशय में oogenesis अर्थात अंड जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप ओवम का निर्माण होता है और इस स्पर्म में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक ओवम में भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जब इस नर युग्मक इकाई और मादा युग्मक इकाई यानी नर युग्मक इकाई अर्थात स्पर्म और मादा युग्मक इकाई अर्थात ओवम का सम्मिलन होता है तो इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहा जाता है। यदि स्पर्म और ओवम का सम्मिलन शरीर से बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जैसे कि मेढक और मछलियों में। परंतु यदि वह शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जिसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहा जाता है, इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब में यदि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, उसके कोशिका द्रव्य और केंद्र का सम्मिलन होता है तो उस क्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है अर्थात फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम का सम्मिलन होता है और स्पर्म और ओवम के सम्मिलन से जो एक कोशिकीय द्विगुणित गुणसूत्रों वाली संरचना बनती है वह युग्मनज कहलाती है, जाइगोट कहलाती है और इसी जाइगोट में बार बार समसूत्री तरह का विभाजन होता है, बार बार विदलन की प्रक्रिया होती है जिससे भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है और एक एम्ब्रियो से एक संतान विकसित होती है। सामान्यतः एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म की आवश्यकता होती है और यह एक ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट में परिवर्तित होता है और एक जाइगोट से विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बार बार समसूत्री तरह के विभाजन और डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है और एक भ्रूण से एक संतान उत्पन्न होती है। मनुष्य में दो अंडाशय होते हैं, दायां अंडाशय और बायां अंडाशय। हर 28वें दिन एक बार दाहिने अंडाशय से और एक बार बाएं अंडाशय से ओवम रिलीज होते हैं और उसके फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक संतान उत्पन्न होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण एक ही अंडाशय से एक से अधिक ओवम अथवा दोनों अंडाशय से ओवम रिलीज हो जाते हैं और यदि इन दोनों ओवम का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनसे अलग अलग जाइगोट डेवलप होते हैं और अलग अलग जाइगोट बनने से यह अलग अलग इसका एम्ब्रियो बनता है जिससे उसमें अलग अलग कई संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। यानी यदि एक से अधिक ओवम अंडाशय से रिलीज हो जाते हैं और उन ओवम का इस पर अलग अलग स्पर्म की सहायता से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जितने ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा उतने जाइगोट बन जाएंगे और उनसे उतने एम्ब्रियो बनेंगे और जितने एम्ब्रियो बनेंगे उतनी संतानें उत्पन्न होंगी। मान लीजिए कि एक समय में दो ओवम रिलीज हुए अंडाशय से और वह दोनों ओवम अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए तो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के कारण जो यह जाइगोट बनेगा इनकी जीनिक संरचना भी अलग अलग होगी और इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वह अलग अलग गुणधर्मों अलग अलग लक्षणों वाली होंगी। उसमें बॉडी कैरेक्टर्स भी अलग आएंगे
और उनकी सभी शारीरिक संरचनाएं अलग अलग होंगी। आप यह मान लीजिए कि एक साथ एक गर्भाशय में एक से अधिक संतानें उत्पन्न हुई और ऐसी संतानें जो साथ तो उत्पन्न होती हैं लेकिन अलग अलग ओवम के अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के कारण अलग अलग यह संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसी संतानों को डाईजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, शॉर्ट में इसको डीजे कहा जाता है, अथवा इसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, भ्रातृज एमएच कहा जाता है। ऐसे जुड़वा बच्चे अलग अलग गुणधर्मों वाले होंगे क्योंकि उनकी जीनिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी जीनिक संरचना अलग अलग है। ऐसे बच्चों को एक ही वातावरण में पाल करके उनके अंदर जो लक्षणों के विभेदीकरण का अध्ययन किया जा सकता है। परंतु कुछ ऐसे भी जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही जाइगोट से दो संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें देखिए किस प्रकार से दो संतानें एक ही जाइगोट से डेवलप होती हैं। सामान्यतः मैंने आपको बताया है कि एक ओवम एक स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होता है और उससे एक जाइगोट बनता है और एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है और एक एम्ब्रियो से एक संतान उत्पन्न होती है। लेकिन यानी एक जाइगोट एक स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हुआ जिससे एक ओवम एक स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हुआ और एक उससे एक जाइगोट बना और एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा और उससे एक संतान उत्पन्न होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो यह जाइगोट बनता है उसके फर्स्ट क्लीवेज में, प्रथम विदलन में, यह जो जाइगोट होता है यह दो अलग अलग संरचनाओं में विभक्त हो जाता है, दो अलग अलग ब्लास्टोमियर्स में विभक्त हो जाता है और दोनों अलग ब्लास्टोमियर्स एक ही यूटेरस में दो अलग अलग एम्ब्रियो बनाने लगते हैं जिनसे दो अलग अलग संतानें उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो यह जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं यह एक ही गुणधर्म और एक ही लिंग के होते हैं। होंगे तो दोनों नर होंगे और होंगी तो दोनों मादाएं होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों बच्चों का विकास, इन दोनों ही जुड़वा बच्चों का विकास एक ही जाइगोट से हुआ है। उन दोनों में जीनिक संरचना एक जैसी होगी, उन दोनों के गुणधर्म एक जैसे होंगे। ऐसे जुड़वा बच्चों को मोनोजाइगोटिक अर्थात जिसको शॉर्ट में एमजेड कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है या इसे मैटरनल ट्विंस कहा जाता है। ऐसे जुड़वा बच्चों को भिन्न भिन्न वातावरण में पालन पोषण करके या भिन्न भिन्न तरह का पोषक पदार्थ दे करके उसके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जो अभी हमने आपको डाईजाइगोटिक ट्विंस के बारे में या फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में बताया, इसमें चूंकि दो अलग अलग स्पर्म द्वारा दो अलग अलग ओवम फर्टिलाइज हो रहे हैं जिससे दो अलग अलग एक ही गर्भाशय में दो अलग अलग एम्ब्रियो द्वारा दो अलग अलग संतानें उत्पन्न हो रही हैं। तो इसमें हो सकता है कि दोनों संतानें एक ही लिंग की हों, अर्थात दोनों संतानें या तो नर हों या मादा हों या एक नर हो एक मादा हो। यदि वाई क्रोमोसोम ने एक स्पर्म को फर्टिलाइज किया है तो यह उत्पन्न होने वाली संतान नर हो सकती है। अगर इस ओवम को एक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र युक्त स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान मादा हो सकती है। या दोनों तरह के ओवम को समान तरह के स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो दोनों समान तरह के लिंग लक्षणों वाली हो सकती हैं।
तो जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, आप यह मान लीजिए कि एक ही गर्भाशय में दो अलग अलग जाइगोट से विकसित होने वाली संतानें हैं। इनके गुणधर्म अलग होंगे और ऐसे बच्चों को आप एक ही वातावरण में पालन पोषण करके या एक ही तरह का पोषक पदार्थ दे करके उनके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का ट्विंस होता है जिसको सियामीज ट्विंस कहा जाता है। सियामीज ट्विंस इसको कहते हैं। यह ठीक इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस की तरह ही होता है, यानी एक ओवम को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिससे एक जाइगोट बना और प्रथम विदलन में जो ब्लास्टोमियर्स बने वह दो ब्लास्टोमियर्स बने, लेकिन यह दोनों ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं हो पाए कि वह दो अलग अलग पृथक पृथक बच्चों का विकास करें। तो यह जो दोनों ब्लास्टोमियर्स से दो एम्ब्रियो जो बनते हैं, उनसे जो दो संतानें उत्पन्न होती हैं वह कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। या तो वह सिर से जुड़ी हो सकती हैं या बाँह से जुड़ी हो सकती हैं, अथवा कभी कभी देखा जाता है कि वह वक्ष भाग से जुड़ी रहती हैं अथवा कमर के भाग से जुड़ी रहती हैं। यानी यह जो सियामीज ट्विंस उत्पन्न होते हैं यह एक ही जाइगोट से बनने वाली दो संतानें हैं, लेकिन यह दोनों संतानों के शरीर कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अर्थात यह मोनोजाइगोटिक तरह के ही ट्विंस हैं। यह समान लिंग के होंगे तो दोनों लड़के होंगी तो दोनों लड़कियां होंगी, क्योंकि दोनों का ही विकास एक ही तरह के जाइगोट से हो रहा है। दोनों के गुणधर्म एक होंगे, दोनों की लगभग लंबाई एक जैसी होगी, दोनों की फेस कटिंग एक जैसी होगी, दोनों के शरीर का रंग एक जैसा होगा, दोनों के बाल, आँख, कान, नाक, बहुत सारे लक्षण एक जैसे होंगे, क्योंकि इन दोनों का विकास एक ही जाइगोट से हुआ है और दोनों की जीनिक स्ट्रक्चर एक जैसी है। ऐसे बच्चे, ऐसे ट्विंस सियामीज ट्विंस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि आपने सलमान खान की जुड़वा पिक्चर देखी हो तो उसमें आप यह जानते होंगे कि जो संतान उत्पन्न होती है हॉस्पिटल में, तो आकर के नर्स कहती है सलमान खान के पिता से कि संतान तो हुई है, दो संतानें हुई हैं, लेकिन वह दोनों संतानें हाथ से जुड़ी हुई हैं, उनके बाजू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप अभी तक सलमान खान की जुड़वा पिक्चर ना देखे हो तो आपसे जा कर के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि यह सियामीज ट्विंस किसे कहते हैं। हाँ, इसमें एक दिक्कत यह आती है सियामीज ट्विंस को, चूँकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी एक दूसरे से संबंधित रहता है, इसलिए यदि किसी एक बच्चे को कोई इन्फेक्शन होता है तो दूसरे को भी होने की 100% संभावना रहती है। यदि एक को बुखार होता है तो दूसरे को भी बुखार हो जाएगा, एक को सर्दी होती है तो दूसरे को भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। और ये भी बात है कि यदि एक को दवा दी जाएगी, इस सियामीज ट्विंस में एक को कोई मेडिसिन दी जाती है या एक को वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उससे दोनों ही लाभान्वित होंगे। तो यह इसका लाभ भी है। लेकिन हानि यह है कि यदि एक को कोई इन्फेक्शन होगा, एक को कोई बीमारी होगी, तो दूसरा वाला भी उससे ग्रसित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको ट्विंस के बारे में बताया। हाँ, बात यह है कि यदि यह जो सियामीज ट्विंस किसी ऐसे स्थान से जुड़े हुए हों जहाँ से ऑपरेशन करके उनको अलग किया जा सकता है, जैसा कि सलमान खान की जुड़वा पिक्चर में उन बच्चों को अलग कर दिया गया, हाथ से जुड़े थे तो ऑपरेशन करके डॉक्टर ने अलग कर दिया, कमर से जुड़े हैं तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके एक
डॉक्टर अलग कर देगा, लेकिन यह ऑपरेशन कुशल डॉक्टर से ही कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक दूसरे से संबंधित रहता है। इसलिए बहुत अधिक ब्लड का स्राव होने के कारण मृत्यु की भी संभावना बनती है, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए यह ऑपरेशन किसी कुशल डॉक्टर से ही कराना चाहिए। यदि ऑपरेशन न होने लायक हो, मान लीजिए वह दोनों हार्ट से जुड़े हों या दोनों सिर से जुड़े हों, तब कैसे ऑपरेशन संभव है? तो वह दोनों बच्चे एक साथ ही रहते हैं। कभी कभी इस तरह के जो सियामीज ट्विंस हैं, इन्हें आप सर्कस इत्यादि में देखते भी होंगे। तो यह सियामीज ट्विंस के बारे में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के संबंध में बताएंगे। थैंक यू।